इतिहास हमें जो बताया गया है, क्या वह पूरा सच है या फिर सच को समय के साथ बदल दिया गया? आज हम जिस कहानी को बार बार सुनते आए हैं वो ये है कि पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था जिसने मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ मौर्य की हत्या की और बड़े पैमाने पर बौद्धों का संहार किया। लेकिन जब हम इस कहानी को तथ्यों, पुरातात्विक साक्ष्यों और प्राचीन ग्रंथों के आधार पर परखते हैं तो कई गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहद्रथ मौर्य की हत्या का कोई ठोस प्रमाण कहाँ है? आज तक ऐसा कोई शिलालेख, कोई स्तंभ लेख, कोई सिक्का या कोई पुरातात्विक अवशेष नहीं मिला है जो यह सिद्ध कर सके कि पुष्यमित्र ने मौर्य सम्राट की हत्या की थी। इतिहास में जब भी किसी राजा की हत्या या सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके कुछ न कुछ भौतिक प्रमाण अवश्य मिलते हैं, लेकिन पुष्यमित्र के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। दूसरा बड़ा आरोप ये लगाया जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों की बड़े पैमाने पर हत्याएं करवाईं और बौद्ध विहारों को नष्ट किया। लेकिन इस आरोप 2 के समर्थन में भी कोई प्रत्यक्ष पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यदि वास्तव में उस स्तर पर बौद्ध संहार हुआ होता तो जले हुए विहार, नष्ट किए गए स्तूप या समकालीन शिलालेखों में उसका उल्लेख अवश्य मिलता। इसके विपरीत हमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो कुछ और ही कहानी बताते हैं। पुष्यमित्र को बौद्धों का हत्यारा बताने का सबसे बड़ा आधार भविष्य पुराण को माना जाता है। ये ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया और विद्वानों के अनुसार इसका वर्तमान रूप 19वीं शताब्दी में संकलित किया गया। अब यहाँ एक गंभीर प्रश्न उठता है, जो घटनाएं लगभग 2200 साल पहले की बताई जाती हैं, उनके बारे में जानकारी 2000 साल बाद लिखे गए ग्रंथ पर कैसे पूरी तरह निर्भर की जा सकती है, वह भी तब जब अन्य समकालीन स्रोत इस कहानी की पुष्टि नहीं करते। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। 1836 ईस्वी से पहले भारत में मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सीमित जानकारी थी। आम भारतीय समाज तो क्या, विद्वानों को भी सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य शासन के विस्तृत इतिहास का ज्ञान नहीं था। ये स्थिति तब बदली जब अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थित अशोक स्तंभ पर अंकित पाली भाषा के लेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इन्हीं अभिलेखों से पहली बार यह स्पष्ट हुआ कि अशोक कौन था, उसका साम्राज्य कितना विशाल था और उसका शासन कैसा था। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब 19वीं शताब्दी तक भारत के लोगों को ही मौर्य साम्राज्य के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी, तो फिर भविष्य पुराण जैसे ग्रंथों में पुष्यमित्र के बारे में इतनी विस्तृत और नकारात्मक कहानी कैसे लिखी गई? क्या ये संभव नहीं कि बाद के कालखंड में किसी विशेष वैचारिक या धार्मिक उद्देश्य से इतिहास को एक खास दिशा में मोड़ा गया हो? एक और महत्वपूर्ण बिंदु है पुष्यमित्र को ब्राह्मण बताया जाना। ईसा पूर्व 2री शताब्दी में जिस काल का पुष्यमित्र शुंग माना जाता है, उस समय वर्ण व्यवस्था का वह कठोर रूप नहीं मिलता जैसा हमें बाद के कालखंडों में दिखाई देता है। उस समय समाज की संरचना अधिक लचीली थी और पेशा या सामाजिक भूमिका के आधार पर पहचान होती थी। ऐसे में पुष्यमित्र को आधुनिक अर्थों में ब्राह्मण कहना ऐतिहासिक रूप से संदिग्ध प्रतीत होता है। अब आइए उस स्रोत की ओर जो पुष्यमित्र के बारे में एक बिल्कुल अलग तस्वीर प्रस्तुत करता है। चीनी भाषा में लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है जिसे लेजेंड ऑफ किंग अशोका के नाम से जाना जाता है। यह ग्रंथ 2री से 5वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। बाद में इसका तिब्बती भाषा में अनुवाद हुआ और फिर अंग्रेजी तथा हिंदी में, जिसे हम आज अशोकावदान के नाम से जानते हैं। इस ग्रंथ के अनुसार सम्राट अशोक की पत्नी पद्मावती से उत्पन्न पुत्र कुणाल मौर्य की 6ठी पीढ़ी में पुष्यमित्र मौर्य राजा हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि पुष्यमित्र कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, न ही मौर्य वंश का शत्रु, बल्कि वह स्वयं मौर्य वंश की ही एक शाखा से संबंधित शासक था। यदि वह मौर्य वंश का उत्तराधिकारी था तो फिर बृहद्रथ मौर्य की हत्या की कहानी अपने आप संदेह के घेरे में आ जाती है। अब बौद्ध स्थलों की बात करें। यदि